सर एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ। ओके, तो गुड न्यूज क्या है? हम ऑलरेडी अपने चैनल पे 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे 3 चैप्टर रनिंग जो कि इस महीने 101% कंप्लीट हो जाएंगे। सर 101%? जी हाँ, पक्का कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं उनके नाम कुछ इस तरह से। सबसे पहला वाला जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो है सॉलिड स्टेट, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर दूसरा है सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। जो तीसरा चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो चौथा चैप्टर है हमारा वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हो गए 4 चैप्टर। पांचवा चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स। और जो लास्ट चैप्टर है वो हमने खत्म कर दिया है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव भी हमने खत्म कर दिया है। सोचिए, हेलोजन डेरिवेटिव भी खत्म है। और हमारे 3 चैप्टर जो रनिंग जो चल रहे हैं इस समय चैनल पे, उसमें जो सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, जो दूसरा चैप्टर है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, और जो तीसरा चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो अगर आप देखें तो ये 6 चैप्टर तो हो गए कंप्लीट और बचे ये 3 चैप्टर। तो इस महीने के एंड में दोस्तों हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सोचिए, 9 चैप्टर आउट ऑफ 16, आई एम नॉट श्योर 16 या 17, बट जहां तक मुझे पता है 16 चैप्टर में से 9 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मतलब सिर्फ 7 चैप्टर बचे रह जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी फैमिली मेंबर को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो खत्म किया है हमने। ओके, तो हमारा जो चैनल है वो पूरे यूट्यूब पे ऐसा चैनल बन गया है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स खत्म किए हैं। किसके? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के न्यू सिलेबस के। आई होप आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह आप हमें ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए और खुद भी नॉलेज गेन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 16, 17 एंड 18 की एक्सरसाइज। ठीक है, उस एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चंस को करने वाला हूँ और स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, तो आई होप आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और एक दिन हम अपने पूरे चैप्टर्स को खत्म कर देंगे, दैट इज 16 चैप्टर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी पूछा है किसका? ग्रुप 16 हाइड्राइड। ग्रुप 16 हाइड्राइड। ओके, और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए ये हमेशा हाउ एंड वाई वाली होनी चाहिए। हाउ एंड वाई, जब आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में हर एक चीज का रीजन होता है, अगर रीजन नहीं तो साइंस नहीं। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी मतलब क्या? अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, किसी सब्सटेंस को अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो उस हीट के अगेंस्ट में सर्वाइव कर पाता है या नहीं। मतलब क्या आपने उसे हीट किया तो उसका बॉन्ड टूट गया तो वो थर्मली स्टेबल नहीं है। अगर अगर आप हीट किए जा रहे हो और उसका बॉन्ड इज नॉट ब्रेकिंग, इट मींस दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज स्टेबल। तो यही पूछा गया है। और हाइड्राइड मतलब क्या? कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। तो ग्रुप 16 एलिमेंट कौन कौन से? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलेरियम है और पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, तो उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। और इन सबकी वैलेंसी जनरल कितनी होती है? 2। तो ये देखिए 2 2 2। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मैं बता देता हूं आपको, इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे हो
अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, सर क्यों? सर आप ही बोलते हो ना क्यों, तो चलिए बताइए क्यों क्यों क्यों। तो इसका रीजन सुनिए। जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, और बाकी ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फैमिली का होता है ns2np4। ns2np4 n क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको यहाँ पे? पीरियड नंबर आ रहा है समझ में? तो ये जो ऑक्सीजन है ये सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, ऐसे ही ये किसका हो जाएगा? फिफ्थ पीरियड का। कौन? टेल्यूरियम। और पीरियड से क्या मतलब है? पीरियड से मतलब है इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है। तो ये 2p में है, ये 2p में है, ये किस में है? 3p में, और ये किस में है? 4p में, ये किस में है? 5p में। तो हाइड्रोजन के 1s, तो ये पहला वाला बॉन्ड किसका है? 1s 2p। ये किसका है? ये किसका है? 1s 3p। बताइए बताइए, H2SC किसमें? 1s 4s, और ये 1s, सॉरी सॉरी मैंने इसमें गलती कर दी, 1s एंड 4p, और इसमें क्या हो जाएगा? 1s एंड 5p। आ रहा है समझ में? और आपको पता है 1s एंड 2p, ये जो 1s है और ये 2p, इनका जो बॉन्ड होगा वो छोटा होगा, 1s और 3p का बॉन्ड बड़ा होगा, 1s और 4p का बॉन्ड और बड़ा होगा मेरे पास। तो बताइए कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे हीट करोगे तो ये टूटेगा नहीं। आ रहा है समझ में? इसीलिए मैंने थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये लिखा। सर आप ये 2p 3p ये सब क्या लिख रहे हो, जब बेटा इन सब के ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन ये सब सब ऑर्बिट में जाता है। जैसे ऑक्सीजन का 2p में, ये 3p में, और ये 4p में। और ये बॉन्ड लेंथ क्या इंडिकेट करता है? ये उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंडिकेट करता है। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होगा। और एक डायलॉग तो आप हमेशा याद रखना, बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए अपने आंसर को, ठीक है? ओके, और अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टेल्यूरियम इन TeO3? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टेल्यूरियम इन TeO3। तो आप एक्स वाला मेथड यूज कर सकते हैं। एक्स वाला मेथड को जनरली मैं चूरन मेथड कहता हूँ। क्या कहता हूँ? चूरन, क्योंकि उससे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट राइट नहीं आते, लेकिन ये स्टेट में आपको आ जाएगा। ओके, तो टेरिलियम का मैंने मान लिया एक्स। सर एक्स क्यों माना? उसी को तो कैलकुलेट करना है। प्लस 3, 3 क्यों? 3 ऑक्सीजन है, और हर एक ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है? माइनस। वैसे तो ऑक्सीजन बहुत सारा कुछ दिखाता है, बट यहाँ पे क्या होगा? ऑक्साइड है, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ये क्या हो गया? टोटल 0। सर आपने 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आया समझ में? तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +6। तो ये था चूरन वाला मेथड। कौन सा? चूरन। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो आंसर है आपके बार बार राइट नहीं आते। ऐसा है किसमें? एंट्रेंस में जब पूछा जाता है, तो एंट्रेंस में आपको स्ट्रक्चर से निकालना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा मेरे पास? ये टी डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। अब जरा देखो टेल्यूरियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। सर कैसे 6? अरे बताया था ना, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है वो सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, इन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2np4। तो आउटर मोस्ट शेल क्या है? N है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 और 4, कितने हो गए मेरे भाई? 6। तो ये देखो, ये 1, ये 2, 3 4 5 और ये 6। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। सर ऑक्सीजन का 6 क्यों? 8 होता है ना, तो 2 और 6। हाँ समझ में? अब सारे ऑक्सीजन के नहीं मैं बनाते बैठने वाला हूँ, आप बाकी ऑक्सीजन का भी बना सकते हैं। अब टेल्यूरियम और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो बताइए बताइए टेल्यूरियम के कितने इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए? 1 2 3 4 5 6, इसीलिए +6। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसे दो गैसेस का नाम बताइए जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। ओजोन को क्या करती है? डिप्लीट। ओके, ऐसी दो गैसेस बताना है। तो एक तो पहले आप लिख लीजिए नाइट्रिक ऑक्साइड एंड
दूसरा आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, इसमें जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये बड़ा नटखट होता है, यही ओजोन को डिप्लीट करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये तो पैरामैग्नेटिक है सर। पैरामैग्नेटिक मतलब इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और ये ऑक्सीजन के साथ मस्त रिएक्ट करता है। तो ये हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड और ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2। इसके अलग अलग फॉर्मेट भी आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, अब आगे जो पूछा है वो पूछा है राइट टू यूजेस ऑफ ClO2। सर ClO2 क्या होता है? ClO2 है क्लोरीन का ऑक्साइड। क्या है? क्लोरीन का ऑक्साइड, ClO2। ओके, तो क्लोरीन जो है वो अलग अलग टाइप का ऑक्साइड बनाता है, Cl2O, ClO2, Cl2O6, ऐसे अलग अलग, बट हमें पूछा गया है ClO2 का। तो चलिए देखते हैं ClO2 का दो यूज। तो ClO2 का जो दो यूज है वो ये है कुछ। पहले तो ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज हो सकता है। ब्लीचिंग एजेंट, सर ब्लीचिंग एजेंट मतलब क्या? ये कलर्ड मटेरियल को कलरलेस कर देगा, कलर्ड मटेरियल को कलरलेस कर देगा। आ रहा है आपको समझ में? कलर्ड मटेरियल को कलरलेस कर देगा। और यहाँ पे इसका जो दूसरा है, इट एक्ट्स एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी वजह से सॉरी, इसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हम इसे एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं। सर डिसइंफेक्टेंट कैसे? तो सुनिए, डिसइंफेक्टेंट मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? जो भी बैक्टीरिया या फंजाई होंगे, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओके, तो ये करता क्या है एज अ डिसइंफेक्टेंट? मान लो आपके पास आपके मतलब किसी डिवाइस या फिर यूटेंसिल पे ऐसे बैक्टीरिया आके बैठ गया, तो आपने उसे ClO2 से वाइप आउट किया, तो होता क्या है, ClO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना, उसे रप्चर कर देता है और उसका जो भी अंदर का मटेरियल आता है सब बाहर आ जाता है, मतलब इन शॉर्ट बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो ये दो यूज है, ब्लीचिंग एजेंट और दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग मतलब होता है कलर्ड मटेरियल को कलरलेस कर देना। और किसको ये ब्लीच करता है? जी हाँ, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के मटेरियल। और सेल्यूलोज से ही क्या बना होता है? पेपर। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसकी ये दोनों प्रॉपर्टी इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ClO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे? इसमें अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो वो +4 आता है। आप एक्स वाला मेथड यूज कर सकते हैं, x+2 इंटू ओ, ओ का क्या ले सकते हैं -2, तो -4 राइट साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, मैक्सिमम वो कितना जा सकता है? +7। और मिनिमम कितना आ सकता है? -1। तो -1 हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। तो क्लोरीन चाहे तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके -1 बन सकता है, मतलब इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेना। सर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देना। तो देखो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देके +7 पे भी जा सकता है, मतलब ClO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? सर इतना कुछ क्यों बता रहे हो बेटा? जैसे कि मैंने आपको सबको बोला है कि मैं साइमल्टेनियसली आपको थोड़ा सा एंट्रेंस भी कराते चलूंगा। ठीक है, तो जहां जहां पे मुझे लगता है मैं आपको चीजें बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट और फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन मैग्नीशियम मेटल? तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है 5th नंबर क्वेश्चन। तो हम सबको पता है मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसे कलरलेस या फिर थोड़ा सा वाइट कह सकते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? ये ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा। ब्रोमीन क्या है? रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश। सर रेडिश लिख दिया आपने, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफ कर देना। रेडिश ब्राउन गैस अगर हुई हो तब, हाँ ऐसे ही नहीं।
ओके, रेडिश ब्राउन गैस, तो देखो ये ब्राउन गैस है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कलरलेस सॉलिड है, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है MgBr2, और ये पूरा क्या होता है, कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड, ऑलमोस्ट ऐसा ट्रांसपेरेंट टाइप दिखता है, ऑलमोस्ट कैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट टाइप। तो यही रिएक्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th नंबर की तरफ। तो 6th नंबर में क्या पूछा गया है कि आप एलोट्रोपिक फॉर्म बता दीजिए, एलोट्रोप ऑफ सिलीनियम। ओके, अब किसी को ये डाउट आ रहा होगा, सर आपने मैग्नीशियम के साथ 2 ब्रोमीन क्यों लिया, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और ब्रोमीन का -1, तो +2 और -1 एक Mg के साथ 2 Br। अब एलोट्रोप मतलब क्या होता है, ध्यान से एकदम अच्छे से समझना है। जब एक एलिमेंट का अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था, जब एक एलिमेंट अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। और जब एक कंपाउंड के अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, जब एक कंपाउंड के अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं तो उसे हम पॉलीमॉर्फस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फस। तो प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी कहेंगे जब एक एलिमेंट अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होगा, और जब एक कंपाउंड अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होगा तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ध्यान रखना, कुछ कुछ लोग एलोट्रोपी उधर भी बोल देते हैं कंपाउंड के केस में। तो सिलेनियम के 2 एलोट्रोप होते हैं, एक होता है रेड कलर का और एक होता है ग्रे कलर। तो जो रेड होता है ये नॉन मेटालिक होता है, और ये जो ग्रे होता है ये होता है मेटालिक। ओके, ऐसे ऐसे अगर आप देखो तो सिलेनियम के टोटल 6 एलोट्रॉप आज तक हमें मिले, ये IIT-JEE के सेक्शन में। ठीक है, 6 एलोट्रॉप टोटल मिलते हैं, जिसमें से आपको ग्रे और ये रेड वाला स्टेट बोर्ड के सिलेबस में। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की क्वेश्चन करता हूँ। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, इसमें H2SO4 में। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, एक तो चूरन मेथड से जिससे आपको एवरेज मिलता है, चूरन मेथड से क्या मिलता है, एवरेज, और जो स्ट्रक्चर है उससे एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। तो ये देखिए H2SO4, इसमें सल्फर को मैंने ले लिया X प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन 2 लिख दिया, और हर एक हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, और ये ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 4 ऑक्सीजन है ना मेरे भाई यहाँ पे, और हर एक ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 0। सर यहाँ पे -1 होता है तो क्या, राइट हैंड साइड -1 लिख देता, तो यहाँ से आपको क्या आ गया, 2 + x - 8 = 0, x = +6। ये आ गया। अब जरा देखिए असली वाला मेथड, स्ट्रक्चर वाला, OH डबल बॉन्ड O OH, समझ में, ये है। बट एक्चुअल अगर सल्फर H का अगर आप H2SO4 का अगर सही स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा हो सकता है। जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, और अगर आप देखें तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर आपको कैसे पता, सल्फर 16 होता है तो 2 8 6, और ये 6 उसने शेयर करके बॉन्ड बनाए, और सल्फर के जो बॉन्ड बने हैं वो किसके साथ बने हैं, वो ऑक्सीजन के साथ बने हैं, और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए, देखिए, ये एक गया, ये एक गया, ये एक, टोटल 3 गए, ये चौथा गया, ये पांचवा गया, ये छठा गया, पार्शियली। और इस पर आपने ऊपर एरो प्रेजेंट करा दिया, जी पैर बच्चों, इसको सही करो, ये सल्फर की साइड बना दिया ऐसे। तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन उससे दूर गए, इसीलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएगा +6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। हमें pKa की वैल्यू दी गई, pKa, तो pKa क्या होता है, -log⁻10 ऑफ K। ओके, और कितने एसिड की दी गई है, pKa दिया गया है इसका HCl का, HCl, और कितनी वैल्यू है, -7.0, और दूसरा pKa का वैल्यू दिया गया है इसका एक एसिड HI, और उसका वैल्यू कितना है, -4, और हमें बताना है स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा। अब इसके पीछे का रीजन हम जानते हैं, तो याद रखिए आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है Ka इज कॉल्ड एज
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और के का वैल्यू जितना ज्यादा होता है उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। के का वैल्यू जितना ज्यादा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग। सेम ऐसे ही आपने केबी भी पढ़ा होगा, केबी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। तो केबी का वैल्यू जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। बट यहाँ पे हमें एसिड पूछा है, तो सर ये पीके का वैल्यू क्यों ला दिया? पीके मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। होता क्या है कि के का जो वैल्यू आता है ना वो 10 के पावर में आता है, 10 के पावर में। तो वो जैसे कि 10 टू द पावर -4 एच प्लस एन ऐसे सब आता है। तो उसे उसे थोड़ा अच्छा करने के लिए हमने क्या किया, उसका लॉग ले लिया और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, ताकि हमारा जो बोलते हैं ना वैल्यू वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट लगे। क्या लगे? सिग्निफिकेंट, थोड़ा ऐसा बोलते वक्त अच्छा लगे। तो पीके क्या होता है? नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। और ऐसा मैं मानूं तो पीके ए जो है वो ऑपोजिट है किसका? के। पीके ए जो है वो क्या है? ऑपोजिट ऑफ के। ओके, तो मैं इसे माइनस ऑफ लॉग 10 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए रेज टू 1, के रेज टू माइनस। ऐसे ऐसे भी हो सकता है ना, के रेज टू -1। तो इसीलिए -1 जो था वो आगे आया था। तो अब ऐसा मान लीजिए कि पीके ए और के में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। तो जिसका के ज्यादा उसका पीके ए कम। सिंपल स्पीकिंग, तो पीके ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। मतलब के अगर ज्यादा तो पीके ए कम। तो जिसका के ज्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका पीके ए कम होगा, उसका पीके ए क्या होगा? कम होगा। आ रहा है आपको समझ में? तो इसमें पीके ए का वैल्यू कितना दिया है? -7। और ये क्या हो गया? -10। तो अब इसमें ज्यादा कौन है? जी, ये ज्यादा पीके। -10 ऑब्वियसली -10 जो होता है ये कम होता है किससे? -7 से। तो HI जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे? HCl से। हाँ समझ में? सो और -10 तो ज्यादा होगा -7 से। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, साइन के साथ। तो ये -7 है और -10 है, और हमें पता है नेगेटिव वैल्यू के साथ जितना बड़ा नंबर वो उतना छोटा होता है। हाँ समझ में? तो HI स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन हो गया। आप इसे नोट कीजिए फटाफट। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला गया है एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें जिसमें ओजोन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। और हमें तो पता है कि ओजोन दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है, ऑक्सीडाइजिंग भी दिखाता है और रिड्यूसिंग भी दिखाता है। तो चलिए जरा देखते हैं। तो ओजोन का रिएक्शन हमने करा दिया H2O2 से। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। अब इसमें जो ऑक्सीजन होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। सर कैसे? आप हाइड्रोजन से ही निकाल सकते हैं। दो हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन का +1 प्लस दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या ले लिया मैंने? X। सर आपने ऑक्सीजन का X क्यों लिया? ऑक्सीजन का ही तो कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त। ओके, तो अब ऑक्सीजन का X ले लिया और यहाँ पे टोटल 0 0 क्यों? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये क्या आ गया? 2x, सॉरी 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। ठीक है। यहाँ आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, जो कि मैं बोलता हूँ ना स्ट्रक्चर से अच्छा वाला आता है। ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है किसका? H2O2 का। ऐसे 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 ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, ऐसे 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 ओपन बुक की तरह होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब ओजोन के साथ रिएक्शन होने के बाद ये दे देता है H2O प्लस 2O2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? -2। क्या हो गया? -2। तो देखिए -1 से -2 किया, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस इन दिस रिएक्शन मींस देयर इज अ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज अ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये था एक रिएक्शन किसका? ओजोन का, जिसमें वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो उसने किया क्या? एक पेरोक्साइड को एक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो पेरोक्साइड क्या होता है? O2 2 माइनस, और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? O2 2 माइनस।
आ रहा है समझ में? मतलब अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन का देखोगे तो -1 होगा, -1 से -2 में कन्वर्ट कर दिया। आ रहा है समझ में? सर ये माइनस बाद में लिखा, बाद पहले चलता है, उसके कुछ नियम कानून है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने पूछा है रिएक्शन लिखो H2SO4 का किसके साथ? केन शुगर के साथ या फिर शुगर के साथ। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? जल्दी बताइए, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C12H22O11, C12H22O11 और ये H2SO4 कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड। और ये दे देगा आपको 12C प्लस 11H2O। सर ये सब किधर गया? ये सब H2SO4 का सल्फर ये सब किधर गया? ये सब रहेगा मेरे पास, सब रहेगा बीकर में। तो यहाँ पे H2SO4 जो है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद रखना डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ड्राइंग एजेंट में फर्क होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट में फर्क होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेटिंग एंड ड्राइंग एजेंट। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे H2SO4 ने इस शुगर के अंदर, इस केन शुगर के अंदर या फिर शुगर के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल थे सबको बाहर निकाल दिया। तो ये देखो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल थे? 11। तो देखिए उसको बाहर आ गया। और ये जो शुगर आप देखते हो मस्त क्रिस्टल जैसा दिखता है, ये पूरा काला काला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया मेरे भाई? बन गया कार्बन। और कार्बन कैसा होता है? काला काला। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट आज के सेशन में हमें इतना ही डिस्कस करना था। ये हमारा 10th क्वेश्चन है और फिर बचे हुए क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने माँ बाप से हमेशा प्यार कीजिए क्योंकि वो खुश तो जग खुश। इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय प्यारे दोस्त।